नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ बात करेंगी दीपिका नारायण भारद्वाज जी। जी हाँ, इनसे ये मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं और जो इन्होंने मुझे इंटरव्यू शुरू होने से पहले जब हम बातचीत करते थे बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाय दीपिका। Thank you so much, Payal. Hello. एंड थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you. Thank you. मेंस राइट्स की बात है जो बहुत स्ट्रेंज लगती है सुनने में, क्योंकि एक इम्प्रेशन है हमारे पास कि जनरली विमेन ही प्रताड़ित होती हैं, विमेन ही सफ़र करती हैं लाइफ में। और हम देख रहे हैं कि बच्चे कितने हैं ऐसे जो इधर मोलेस्ट हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, और उनके पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, उनके ऊपर मेंटल हेल्थ पे फ़र्क आ रहा है, उनके दे आर सफरिंग। तो ये सब होते हुए भी आपने ये एक सब्जेक्ट चूज करा है, मेंस राइट एक्टिविस्ट होने का। ऐसा क्या आपकी लाइफ में कोई पॉइंट आया, टर्निंग पॉइंट आया, या आपने ऐसा क्या देखा जिससे कि आपका इधर बिल्कुल ही इस तरफ का मतलब ध्यान गया और आपने सोचा इसके ऊपर आपको कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि आप जब ये काम करती हैं, तो जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, जो विमेन्स राइट के लिए लड़ती हैं और विमेन विमेन करती हैं, उनकी डिग्निटी की फाइट करती हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको अपशब्द बोलती हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं, थ्रेट करती हैं, और कहने को दे आर विमेन्स राइट एक्टिविस्ट। तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसे आपका क्यों सोचा आपने कि मैं ये इस पे काम करूं, और क्या टर्निंग पॉइंट था लाइफ में जो आपने ये सोचा और आपने इस पे काम करना शुरू किया? पायल 2012 में मेरी इस जर्नी की शुरुआत हुई थी और वो डेफिनेटली एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस से हुई थी। 2012 से पहले मैं भी जो हर सोसाइटी में इंसान का मानना होता है कि सिर्फ महिलाएं सफ़र करती हैं, महिलाओं के साथ ही बुरा होता है, यही पर्सपेक्टिव मेरा भी था। सिर्फ पर्सपेक्टिव नहीं था, बीइंग अ वेरी मतलब मैं बचपन से काफ़ी आउटस्पोकन रही हूँ और बहुत बहुत छोटी सी उम्र से बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट, अपने आप के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मम्मा पापा जो हैं उन्होंने कभी भी किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं। रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी हैं। हॉस्टल में पढ़ी हूँ, बच्ची थी, 5th क्लास में थी जब मैं हॉस्टल में चली गई थी। तो उस वजह से एक डेमिनोर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कभी कभार जैसे बसेस में ट्रैवल किया है, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज की जब पढ़ाई कर रही थी तो बसों में अपने सामने देखा किसी लड़की जो बिल्कुल कुछ बोल नहीं पा रही है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो लड़कों को हैंडल भी किया है, पीटा भी है, बुरा शब्द भी बोला है, सब कुछ, लड़कियों के लिए फाइट भी करी है, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन तो मेरा भी यही पर्सपेक्टिव था और मेरा अभी भी यही पर्सपेक्टिव है कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है। बट पहले एक जो एक बिल्कुल हिडन चीज़ थी वो ये थी कि आदमियों के साथ भी गलत हो सकता है, जो कि 2011 में जो है मतलब एक बदलाव आया जब एक बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ फैमिली में। और ये था कि एक शादी हुई, शादी टूटी बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ द गर्ल। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं बोलूँगी मैं उसको, एक्चुअली वो एक फ्रॉड मैरिज थी जिसमें लड़की पहले से किसी के साथ इन्वॉल्व थी। और आजकल तो आप देख रहे हैं कितने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, पहले से किसी के साथ इन्वॉल्व होती है लड़की, फिर शादी कर लेती है, फिर हस्बैंड का मर्डर करवा देती है। तो इसी तरह की कुछ सिचुएशन थी जहाँ पे वो लड़की अपने लवर के साथ मिलके ये वो डिसाइड करते हैं कि तुम शादी कर लो और उसके बाद भी हम लोग जो है कंटिन्यू रखेंगे चीज़ें, क्योंकि वो आदमी खुद शादीशुदा होता है। लेकिन घर में पता चल जाता है, फिर उसके बाद दोनों परिवार बैठते हैं आपस में, फिर ये डिसाइड होता है कि आपसी सहमति से अलग हो जाएंगे, क्योंकि शादी को मुश्किल से 2 ढाई महीने होते हैं। लेकिन जब ये अलग होने का डिसीजन हो जाता है, उसके कुछ समय बाद लड़की जो है कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करती है कि मुझे तो दहेज के लिए, मुझे डोमेस्टिक वायलेंस से प्रताड़ित किया गया, मेरा गला घोट के मुझे मारने की कोशिश की गई, ये सब किया, वो सब किया। तो बिल्कुल, जो कि बिल्कुल सफ़ेद झूठ होता है। और जब मैं ये सब कुछ पढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि कोर्ट में कोई इंसान इतना ज़्यादा सफ़ेद झूठ बोल सकता है, कोई लेडी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ। बट फिर लोगों से, मीडिया में थी मैं उस टाइम पे, एज़ अ जर्नलिस्ट में काम कर रही थी एक मीडिया कंपनी में। तो मैंने जब लोगों से बात करना शुरू किया तब ये समझ में आया कि जो कानून है वो बहुत ज़्यादा एक तरफ़ा है। पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं होती है। आदमी और उसके परिवार को इस तरह के दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में एकदम से अरेस्ट कर लिया जाता है। पर्टिकुलर अगर मैं लॉ का नाम लूँ तो आईपीसी 498 पहले होता था, अब भारतीय न्याय संहिता में 85 है सेक्शन।
तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे लगा कि ये, और जब ये सब कुछ चल रहा था तब एक दिन हुआ जब कोर्ट में खड़े थे और इस लेडी की जो बहन है, जिसको पता था कि उसकी अपनी बहन की गलती है, वो कोर्ट में खड़ी होके कहती है कि तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे कानून तेरे लिए हैं। वो चीज़ मुझे बड़ी पिंच करती है कि सारे, अगर इसके महिला होते हुए सारे कानून इसके लिए हैं तो मेरे लिए क्या है? मतलब फ्रॉम द साइड ऑफ अ मैन्स फैमिली मेरे ऊपर अगर ये अगर झूठा इल्ज़ाम लगाती है तो मेरे लिए क्या है? बट आई रियलाइज़ कुछ नहीं है, एंड दैट वाज़ सॉर्ट ऑफ अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग फॉर मी। एंड इट वाज अ फिर टर्निंग पॉइंट इट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट, बट एट टिल दैट पॉइंट आल्सो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मैं एक्टिविस्ट बनूँगी या मेंस राइट एक्टिविस्ट बनूँगी। मुझे मेंस राइट्स के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ़ ये पता चला कि एक कानून है 400 धारा 498 ए, जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, और फिर मैं इंटरनेट पे जब पढ़ने लगी तो मैंने देखा कि पता नहीं कितने परिवार जो हैं सुसाइड कर चुके हैं, पता नहीं लाखों लोगों के इस अकेले इस कानून में जो है अरेस्ट होते हैं। उस टाइम पे अगर मुझे याद है आंकड़ा, तो लगभग 1.5 से पौने 2 लाख अरेस्ट्स जो है उस टाइम पे हुआ करते थे, जिसमें से 40-50 हज़ार महिलाएं अरेस्ट होती थी हर साल 498 के केसेस में, जो कि बहनें हैं, माँ है, चाची हो गई, मामी हो गई, सबका नाम लिखवा देते हैं। तो तब मैंने पायल बस यही सोचा था कि क्योंकि मैंने अपनी जर्नलिज्म जब मैं कर रही थी तब मैंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई थी एज अ स्टूडेंट, जो कि बहुत अच्छी उन्होंने उनकी जर्नी रही, एक को अवार्ड भी मिला, एक को एनडीटीवी ने दिखाया। तो मुझे लगा कि एक फिल्म बनाऊंगी जिससे एटलीस्ट लोगों को ये पता चले कि वो अकेले सफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे साथ ऐसा हुआ वो मैंने मुझे आप कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ ऐसे होता है। वैसे हाँ तो एज अ जर्नलिस्ट, एज अ फिल्म मेकर, मुझे लगा कि एक फिल्म बनाती हूँ हाँ जिससे आपने जो, एक मूवी बनाई थी ना हाँ, मार्टर्स ऑफ मैरिज। मार्टर्स ऑफ मैरिज एंड इंडियन सन्स। इंडिया सन्स बाद में बनाई थी, अच्छा, पहले मार्टर्स तो ऑफ दोनों मैरिज। के बारे में बताइए। हाँ, हाँ मार्टर्स ऑफ मैरिज से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी, ये 2012 में मैंने बनानी शुरू की थी, और आइडिया सिर्फ इतना ही था। इनफैक्ट मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में उस टाइम पे काम कर रही थी, मैंने अपने बॉस को बोला, सर मुझे 1 साल की छुट्टी दे दो, सबैटिकल दे दो, मैं ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना देती हूँ और फिर वापस आ जाऊंगी। उनको पता था कि क्या हो रहा है पर्सनल लाइफ में, तो उन्होंने बोला ठीक है, यू गो एंड मेक दिस। तो जर्नी यहीं से सिर्फ यही था कि एक फिल्म बनाऊंगी ताकि समाज में थोड़ी अवेयरनेस फैल सके। बट इस फिल्म को बनाने की जर्नी में कहीं पे देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम a filmmaker to an activist, and then probably, you know, seeing that this is a cause that I want to really really work for, because मैं शायद यहाँ पे कुछ बदलाव ला सकती हूँ जो लोगों के साथ इतना गलत हो रहा है, and that's how I started. Martyrs of Marriage is on 498 misuse. हाँ, वो उन लोगों की कहानी है जिनको झूठे दहेज के केसेस में फंसाया गया। रीज़न कुछ भी हो सकता है। एक केस है डॉक्यूमेंट्री में जिसमें एक आदमी को जब पता चलता है कि वो शायद अपने बच्चे का बाप नहीं है और वो डीएनए टेस्ट कराता है। ओह गॉड। तो उसकी वाइफ को जब पता चलता है कि इसने डीएनए टेस्ट करवा लिया है तो वो उसके ऊपर दहेज का केस लगा देती है, उसका इमीडिएट अरेस्ट हो जाता है। एक आदमी ऐसा है जिसकी वाइफ उसको फोर्स कर रही होती है कि अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, और वो कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ूंगा, तो उसके ऊपर दहेज का केस लग जाता है विद इन a month or two of the marriage. सुसाइड के केसेस हैं जहाँ पे एक बैंगलोर के टेकी थे, वो प्राइवेट जॉब में थे, उनकी वाइफ जो है गवर्नमेंट जॉब में थी, और बिकॉज उनके 2 और भाई थे जो उनकी माता पिता के साथ रहते थे, ही टुक एन ओनर्स टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली एंड स्टे विद हर फैमिली। तो वो उस अपनी वाइफ और उसकी मदर के साथ रहते थे, बट उस घर में उनको इतना ह्यूमिलिएट किया गया क्योंकि वो एक सरकारी नौकरी करती थी और ये प्राइवेट जॉब में थे और शायद उससे थोड़ा कम कमाते हो, तो इसको इंसान को इतना ह्यूमिलिएट किया गया दैट ही लेफ्ट द हाउस। बट व्हेन ही लेफ्ट द हाउस शी फाइल्ड अ डाउरी केस अगेंस्ट हिम। तो सोचो कि पर ये जायज, मतलब ये है हमारा लॉ की, रह तो वो लड़की के साथ ही रहा था। फिर भी अच्छा। फिर भी केस लड़के के ऊपर ही होता है। तो देन ही डाइड बाय सुसाइड। और तो ऐसे पूरी बहुत सारे केसेस हैं, 3 सुसाइड के केसेस हैं मार्टर्स ऑफ मैरिज में। 2 तो जब मैं फिल्म बना रही थी उसी टाइम पे हुए जो मैंने ऑन द स्पॉट कवर किए, और हालांकि मैंने सोचा था कि 1 साल में इस फिल्म को बनाऊंगी, बट मुझे 4 साल लग गए क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने ट्रॉमा को भी प्रोसेस कर रही थी, और जब इन सब लोगों से मिल रही थी तो एक इमोशनल बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग जर्नी थी मेरे लिए। फंड्स नहीं थे मेरे पास, तो बीच में लगभग 6-8 महीने तो फिल्म का काम बिल्कुल ही रुक गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि इसको आगे कैसे बढ़ाऊँ। तो काफ़ी
टफ थी वो जर्नी, 4 साल लगे मुझे, बट आई डिडंट गिव अप। 2016 में इस डॉक्यूमेंट्री को फिर रिलीज़ किया हमने, और इंडिया के 22 शहरों में, इंडिया और अब्रॉड 22 शहरों में हमने इसकी स्क्रीनिंग करी। जुडिशियल अकेडमीज़ में भी ये फिल्म दिखाई गई, कोर्ट्स में दिखाई गई, लॉ कॉलेजेस में दिखाई गई, और उसी के दौरान जजेस ने देखी? जजेस ने देखी, और बहुत बहुत अप्रिशिएट हुई है ये डॉक्यूमेंट्री। 2018 में फिर इसको नेटफ्लिक्स ने पिकअप कर लिया था। ओह वाओ। या इट वाज ऑन नेटफ्लिक्स फॉर 2 years, इट हैड अ ग्लोबल रिलीज। सो आई एम सिटिंग विद अ सेलिब्रिटी। नहीं। फिर तो वहां से मतलब काफी क्लियर हो गया था पायल कि दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू डू इन माय लाइफ, बिकॉज शायद मेरा काम इस डायरेक्शन में है जहाँ पे कोई बहुत डेडिकेटेडली सोचता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, और बहुत ही कम लोग हैं, अभी भी बहुत कम लोग हैं जो फुल टाइम हाँ इसको दे रहे हैं। अभी आपने मुझे अपना आज आके अपना ये पैम्फलेट दिया, उसे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी, हालांकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस सोचे थे आपसे पूछूं, पर ये तो पूछ ही लेती हूँ। इसमें लिखा है दैट यू सेइंग दैट मेन आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ फिजिकल वायलेंस, ठीक है, ब्लैकमेल, फॉल्स इम्प्लिकेशन परपेट्रेटेड बाय एन इंटीमेट पार्टनर। तो एंड इंडिया, इन स्पाइट ऑफ दिस and in spite of our society knowing now that there are some women who are doing all this, India does not recognize domestic violence against men, as the Domestic Violence Act identifies only women as victims. Yes. So एक ये जो आपने करा है, तो आपको लगता है कि मेन के लिए भी कभी जजमेंट पास होएगी या कोई लॉ बनेगा लेजिस्लेचर में या कुछ होएगा कभी, ऐसा लगता है? पायल, लेजिस्लेटिव चेंजेस हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। इनफैक्ट अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूं तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो महिलाओं के लिए भी आया है वो भी 2005 में आया है, कोई बहुत पुराना नहीं है, 20 साल पुराना कानून है, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ बीन प्रेवलेंट इन द सोसाइटी सिंस फॉरएवर, है ना? तो 1984, 1983-84 में 498A का कानून आया था, जो कि एक क्रिमिनल प्रोविजन है जो डोमेस्टिक वायलेंस, क्रूअल्टी को क्रिमिनलाइज करता है। बट 83 से 2005 आ गया, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आने में भी जो है उतने साल लग गए। तो लेजिस्लेटिव चेंजेस बहुत मुश्किल हैं इंडिया में होने, बट और जैसे जैसे समाज बदलता है, जैसे जैसे समाज के नए रूप दिखते हैं हमारी जुडिशरी को, हमारी लेजिस्लेटिव को, तो फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि इनमें कुछ चेंजेस लाए जाएं। बट एज ऑफ नाउ, एट द पॉइंट वेयर वी आर, देयर हैव बीन पिटिशंस मेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया to have gender neutral laws, but the Supreme Court says कि this is not our domain. Legislation is not their domain. हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो देखेंगे कि कानूनों को बदलना है कि नहीं बदलना, और मुझे तो लगता नहीं है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि हम बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले हुए हैं, मिलते हैं, लॉबिंग करते हैं। Everything is for women. इन लोगों के नॉट ओनली एवरीथिंग इज वोट बैंक भी है ना इनका। यस, और अब तो इतना बड़ा वोट बैंक बन गया है पायल, इतना बड़ा वोट बैंक बन गया है कि लाखों करोड़ों रुपए, अब ये जो आप देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी, और भी काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस कवर कर चुके हैं, कुछ 1-2 स्टेट्स थी जो इलेक्शन के टाइम पे इस तरह से महिलाओं को पैसे देंगे उस चीज़ की बात करती थी। अब जो है ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स आर गिविंग दीज फ्रीबीज टू विमेन, फ्री मनी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी जो साइंटिफिक एजेंसीज हैं, हमारी जो नेशनल एजेंसीज हैं, उनका इतना बजट नहीं है जितना फ्री का पैसा इन स्कीम्स में जा रहा है। जीरो अकाउंटेबिलिटी, कोई ये नहीं है, कोई वेटिंग नहीं है कि वर्दी है कि नहीं है, बहुत पुअर जो नीडेड है कि नहीं, नीडेड है कि नहीं, जो बहुत पुअर हैं उनको आप दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मुझे लगता है कि वेलफेयर स्कीम्स गरीबों के लिए होनी चाहिए, और गरीबों में मेरे ख्याल से अगर महिलाओं के लिए होनी चाहिए तो ऐसे बहुत सारे पुरुष भी हैं हाँ, जो अपने घर को नहीं चला पाते हैं, तो उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उनको आप किसी तरह का सपोर्ट या एड नहीं दे सकते हो। तो बहुत बड़ा वोट बैंक है आज के टाइम पे, और मैं नाम नहीं लूंगी, बट अभी थोड़े दिनों पहले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमारी पार्लियामेंट में बात करी झूठे केसेस के बारे में। उन्होंने मतलब इतना डर है कि आप एक बार भी ये नहीं बोल सकते हो कि देखिए धारा 498 का बहुत दुरुपयोग हो रहा है,
या रेप लॉज का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, या SC/ST एक्ट का बहुत दुरुपयोग हो नहीं रहा ये है, तो बोल ही नहीं सकते। क्योंकि सारी की सारी लॉबीज इतनी स्ट्रांग है ना ट्रू। कि आप अपना पॉलिटिकल असैसिनेशन करोगे अगर आप इस तरह बात के बारे में बात कर लोगे। तो डरते हैं सब लोग, नोबडी वांट्स टू हार्म देयर पॉलिटिकल करियर। और मेरी डॉक्यूमेंट्री मार्टर्स ऑफ मैरिज में फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं अश्विनी कुमार जी, तो वो भी कहते हैं कि मिसयूज हो रहा है। मिसयूज हो रहा है, नहीं होना चाहिए, बट आपने अपनी टेन्योर के दौरान क्या कुछ किया? बहुत सारे लॉ मिनिस्टर्स से मिल चुके हैं, सारे बोलते हैं हमें पता है क्या हो रहा है। पर्दे के पीछे तो सब बोलते हैं, कैमरा के आगे कोई नहीं कैमरा बोलेगा। के आगे हाँ। कोई नहीं बोलता। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये जो रेप्स के केसेस लगते हैं, जो झूठे रेप के केसेस लगते और हैं, अगर जो आपने इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की बात करी, अब आप ये देखिए पायल, हाँ। मैं आपको एक थोड़ी सिंपल सी सिमिली देती हूँ। हाँ। जो जनवरी के केस, जनवरी 2026 में ही, सिर्फ अभी हम लोग 4-5 दिन हुए फरवरी के, तो हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, हस्बैंड मर्डर एंड सुसाइड रिपोर्ट, क्योंकि आदमियों की बात करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, कानून नहीं है, कोई आंकड़े नहीं होंगे, राइट। जैसे 498 है, उसमें हमारे को ये पता चलता है कि इतनी सारी शादीशुदा महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस या प्रताड़ना हुई चाहे ना हुई, लेकिन आंकड़ा है क्योंकि इस धारा के अंडर केस दर्ज है। बट 498 की तरह का कोई कानून आदमियों के लिए नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आदमियों के लिए नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट लॉ आदमियों के लिए नहीं है। तो आदमियों के साथ कुछ भी हो रहा है तो उसका कोई डेटा नहीं है। तो हम लोग मर्डर एंड सुसाइड रिपोर्ट, जब से मैंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, हम बहुत डिलीजेंटली इनको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। जनवरी 2026 में हर दिन 2 आदमी मरे हैं, कत्ल हुए हैं उनकी वाइफ और उसके लवर के द्वारा। ओह गॉड। तो अगर एक महिला इस एक्सटेंट तक सोच सकती है कि वो अपने पति का कत्ल करवा दे या उसकी जिंदगी खत्म कर दे, तो आप बड़े बेवकूफ होंगे अगर आप ये सोचेंगे कि 4 दीवारी के अंदर वो उसको पीट नहीं सकती है, या उसको डंडे नहीं मार सकती है, या उसको अब्यूज नहीं कर सकती है। और ऐसे लाखों आदमी हैं जिनके साथ 4 दीवारी के अंदर, जैसे महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, वैसे आज के समय पे पुरुषों के साथ हो रही है, बट वो कहीं पे कंप्लेन नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली अगर पुलिस में जाके कंप्लेंट भी करते हैं तो पुलिस उनको भगा देती है, ये बोल के कि भाई तेरे लिए तो हम कोई केस दर्ज कर नहीं सकते, तेरी पत्नी आ गई ना तो यहाँ पे 7 केस लिखवा देगी। और ये जैसे ये जो रेप केसेस होते हैं और ये मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाती हैं फॉल्स के, तो ये एक नेक्सस है ना पूरा, ये आपस में, मतलब आर देयर ऐसे बनाया हुआ है इन्होंने, एक नेक्सस बनाया हुआ है कि हम ऐसे करेंगे, फिर पीछे से सहायता मिलती है इनको या सपोर्ट मिलती है? यूपी में अभी थोड़े टाइम पहले एक बहुत ही बाहुबली काइंड ऑफ एडवोकेट को अरेस्ट किया गया पुलिस द्वारा, जो कम से कम भी 18-20 पॉक्सो के केसेस दर्ज करवा चुका था और करोड़ों रुपए लोगों से इस तरह से झूठे रेप के केस की धमकी देके उगाही कर चुका था। अभी गुड़गांव में रहती हूँ। गुड़गांव में हम लोगों ने लास्ट ईयर एक एडवोकेट को अरेस्ट कराया, उसके साथ 2 महिलाएं थी। वो महिलाएं जो हैं फोन के ऊपर कांटेक्ट करके ऐसी किसी स्ट्रेंजर से मीठी मीठी बातें करके और उनको मिलने के लिए बोलती थी कि हम लोग साथ में मिलेंगे, वी विल हैव गुड टाइम। और फिर उसके बाद वो 1 घंटा 1.5 घंटा उनके साथ चाहे सिर्फ बात ही करी है, कोई रिलेशनशिप नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ, दे विल गो बैक टू द पुलिस स्टेशन, सिट डाउन एंड से कि इस बंदे ने मेरा रेप किया है। तो डेफिनेटली पुलिस भी शामिल है? यस, बिल्कुल शामिल क्योंकि है। अगर ये 2 महिलाएं बार बार जाती होंगी कंप्लेन करने, तो पुलिस तो शामिल है। ऑब्वियसली पुलिस शामिल है। हमने एक पुलिस वाली को भी अरेस्ट करवाया था गुड़गांव में। पर छूट जाते हैं लोग, फिर से करते रहते हैं, कोई वो नहीं है। अभी यूपी का एक और केस है जिसमें एक सब इंस्पेक्टर अरेस्ट हुआ, प्रॉपर वीडियो है उसकी, जिसमें वो पैसे रखवा रहा है, ठीक है ना। अब उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दी, पता है क्या कहते हुए? कि इसने नोटों को छुआ नहीं था। बताइए, इतनी सॉलिड एविडेंस होने के बावजूद। ये तो पूरा ये लॉयर्स, कॉप्स, जजेस, ये सारा एक पायल इतना इजी मनी है ना, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आई कैन नॉट बिगिन टू एक्सप्लेन। इतना इजी मनी है किसी भी वाइट कॉलर इंसान के लिए। ये सोच भी लेना कि समाज में इस तरह का एलिगेशन आपके ऊपर लग जाएगा तो आपकी क्या इमेज रह जाएगी। इट इज देयर वर्स्ट नाइटमेयर। तो ऐसे लोगों से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए भी निकलवाना, मैं तो बोल रही हूँ बहुत छोटी बात है। अभी जैसे एक केरला में केस हुआ,
जो उसमें तो वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो लड़की शी हर्सेल्फ वाज टचिंग द बॉय। या वो क्या है, वो केस क्या हुआ था उसमें और कौन है ये? मैं आपको बताती हूँ, ये तो इस केस में बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया, बट अदरवाइज मैं पिछले 6-8 महीने में ये ट्रेंड देख रही थी। 5-6 वीडियोस लोग मेरे साथ शेयर कर चुके थे, जिसमें हालांकि 1-2 केसेस में तो जेन्युइनली वो बंदा बिल्कुल परवर्ट था और उसका हाथ इस तरह से आके उसको टच कर रहा था। तो और उस लड़की ने एविडेंस कैप्चर करी और उस बंदे का अरेस्ट भी हुआ। लेकिन क्योंकि ये वीडियोस इतनी वायरल हो हो गई, जाते हैं, हाँ। इनफैक्ट ये जो मैं आपको केस बता रही हूँ ये मैंने भी ट्विटर पे शेयर किया था और मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी पुलिस से कि इस बंदे को अरेस्ट किया जाए। तो जेन्युइन केसेस हैं। अब वो जेन्युइन केसेस की आड़ में कुछ लड़कियों ने क्या करना शुरू कर दिया कि बंदा साइड में बैठा है। एक वीडियो है, इससे पहले शिमजिता से पहले एक वीडियो थी, मैं शेयर भी करूंगी। उसमें वो बंदा बिल्कुल ऐसे बैठा है बस में, भीड़ बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली सटे हुए लोग रहते हैं। ये लड़की यहाँ पे उसके साइड में बैठी है, बंदा यहाँ पे बैठे, कुछ नहीं कर रहा, उसका हाथ बिल्कुल ऐसे है, सिर्फ यहाँ पे उसका हाथ दिख रहा है और मेरे ख्याल से वो भी कोई बुजुर्ग इंसान था। ये लड़की जान के कॉर्नर ऑफ द सीट में बैठे हुए ये ऐसे हाथ रख रही है ताकि किसी ना किसी तरह से उसके हाथ का यहाँ पे टच विजिबल हो जाए। और वो बंदा फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, वो उधर देख रहा है। तो शी डिडंट गेट व्हाट शी वांटेड, लेकिन फिर भी उसने ये वीडियो जो है इंस्टाग्राम पे डाल दी। उस वीडियो के 7 मिलियन व्यूज थे, 7 मिलियन। बट इस लड़की ने जो क्या है, एटलीस्ट ये किया कि उस आदमी का फेस ब्लर कर दिया। 7 मिलियन व्यूज के बाद ये यही वीडियो दोबारा से डालती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको क्वेश्चन किया कि भैया वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो तुम ये वीडियो डाल क्यों रही हो। तो दोबारा से वो वीडियो डालते हुए कहती है कि आदमी किसी महिला को स्लट बोलने से पहले तो कोई प्रूफ नहीं मांगते, लेकिन अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए तो प्रूफ मांगते हैं। उस वीडियो के और 3 मिलियन व्यूज। तो ये ना ट्रेंड बन गया कि भैया ऐसा डालो वीडियो, वायरल हो जाएगा और आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देनी पड़ेगी, आप तो एज अ विक्टिम ही डाल रहे हो। बट शिमजिता वाले केस में क्या हुआ कि जो केरला का केस जो है। केरला का केस है, इसने उनका फेस ब्लर नहीं किया। ही वॉज अ फैमिली मैन एंड ही केम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली और नॉर्मल एक मेहनत करने वाला वो आदमी था। एंड ही कुड नॉट टेक द ह्यूमिलिएशन दैट ही वाज सब्जेक्टेड टू। इसकी वीडियो के 2.5-3 मिलियन व्यूज हो गए थे, 20-25 और वो लाख। लड़की स्कॉट फ्री नहीं, अभी तो वो जेल में है, बट वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस आई वुड से, क्योंकि इसके ऊपर जो है ये वीडियो, इसकी एक तो पहले खुद ही इसकी वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें लोगों को दिख रहा था कि भाई तू खुद ही उसके साथ में जाके लगी हुई है ना, मतलब वो तो बार-बार तुम्हारे टच करे। आगे है, हाँ। वो तो तुम्हारे आगे है, मतलब, और तुम खुद अपनी यू She नो thought she'll be able to blackmail him. no, she thought, I don't know, she just wanted to get views या क्या वो करना चाहती थी मुझे नहीं पता। लाइक आई एम सेइंग कि बहुत सारी लड़कियों ने इस तरह की वहां पे वीडियोस बना के डाल रखी हैं। तो आई डोंट नो व्हाट शी वांटेड टू डू, बट शी जस्ट वांटेड टू प्रोबेबली प्रूव कि ये बंदा परवर्ट है, या इसको लगा होगा कि ये बंदा इसको मैं आसानी से एक मतलब वो कर सकती हूँ, सोशल मीडिया पे ह्यूमिलिएट कर सकती हूँ, व्यूज मिल जाएंगे। ही डाइड बाय सुसाइड। और जितने भी लोगों ने देखी वो वीडियो, अगर Even आप I saw it बिल्कुल, was इट disgusting. वाज डिस्गस्टिंग। इफ यू आर अ एब्सोल्युटली radical feminist, then I think you have no brains to understand what was happening in that video. But any rational person could gauge कि तुम पहले यहाँ पे एक वीडियो बना रही हो जिसमें भी वो आगे खड़ा है, तुमसे इतनी दूर है, उस बंदे के हाथ में साफ पता चल रहा है एक हैवी बैग है, वो सामने रखता है, और फिर तुम, अगर तुम्हारे को लग रहा है कि कोई बंदा मतलब जिससे तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, उसी बंदे के तुम साइड में जाके खड़ी हो जाती हो विद योर ब्रेस्ट टचिंग दैट मैन, एंड देन वो अपना बैग उठाने की कोशिश करता है तो उसका हाथ यहाँ पे लगता है, क्योंकि आप इतने क्लोज हो तो वो, और क्या होगा, यही होगा। एंड देन यू हैव अ स्मर्क ऑन योर फेस एज इफ यू कैप्चर्ड व्हाट यू वांटेड। एंड He in fact, committed suicide. he committed suicide. And then there was an extreme amount of outrage, of course, because video थी, लोग देख रहे थे कि क्या हुआ, and then he died by suicide. So then FIR was registered. पहले तो FIR भी register नहीं हुई थी. It is only because of The outrage. social media पे जो लोग ने question किया इस पूरी चीज को, तो उसकी वजह से FIR हुई, उसके बाद वो arrest हुई है।
and her bail has been denied by the lower court. But I'm very sure कि eventually उसको कुछ नहीं होगा. और ये लोअर कोर्ट से इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट्स में सारे कोर्ट्स हैं, इसमें ये केसेस जाते हैं जो फॉल्स केसेस जाते हैं, तो जनरली वहाँ के जजेस लड़कों की फैमिली को सज़ा सुना देते हैं. ओनली जब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो ज़्यादा स्क्रूटनी अच्छी तरह होती है और ज़्यादा इसकी तहकीकात होती है. पुलिस भी डरती है उनसे, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, कि जब वो बोलते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन लाके हमको दो, तो वो भी फिर लगते हैं और फिर काम. ऐसा क्या है कि लोअर कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सजा मिल जाती है? देखिए, कुछ प्रोविजंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट जो है वो सिर्फ ये देखती है कि धारा क्या है, और क्योंकि धारा एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट धारा है तो वो लोग कोशिश करते हैं कि सज़ा दे. हालांकि अगर हम अपने आंकड़े देखें पायल, तो ऐसा नहीं है. हमारा कन्विक्शन रेट जो है वो 27 से 28% है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. रेप केसेस में, सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में 498 में बहुत ही ज़्यादा लो है कन्विक्शन रेट. मुश्किल से 8-10% है, वो भी क्यूमुलेटिव. अगर स्टेट वाइज देखें तो ऐसी वेस्ट बंगाल जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस फाइल होते हैं, वहाँ पे 1.2% है कन्विक्शन रेट. मतलब मेजॉरिटी केसेस में एक्विटल हो जाता है. लेकिन हाँ, अगर मतलब थोड़ा सा भी यूँ लगता है ना कि भाई हाँ भैया, इन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप तो था और कंसेंशुअल था कि नहीं है, वी आर नॉट गोना गो ऑन दैट, वो कन्विक्ट कर देते हैं. मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ. बहुत सारी फेमिनिस्ट्स बोलती हैं कि फॉल्स केसेस तो सिर्फ 8%, 10% हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना धमकाना. आप एक बार कन्विक्शन रेट देखिए. कन्विक्शन रेट 28-30% है सिर्फ. वो भी तब जब सिर्फ एक टेस्टिमनी, यानी कि लड़की जो बोल रही है, उसी के बेसिस के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आज के टाइम पे डिसीजंस आ रहे हैं. तो अगर वो लड़की सही बोले या सच बोले तो कन्विक्शन 200% है. तो यानी कि ये जो जितने भी केसेस हैं जितने एक्विटल हो रहा है, मैं, हालांकि लॉ हमारा ये नहीं कहता है कि प्रिज्यूम्ड गिल्टी, कुछ कानून हैं जिसमें प्रिजम्पशन है गिल्ट की, बट रेप के केसेस में प्रिजम्पशन नहीं है. बट जहाँ पे ये एस्टैब्लिश हो जाए कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स हुआ है, वहाँ पे प्रिजम्पशन है कि कंसेंट नहीं थी. बट आप देखिए कि प्रैक्टिकली कोर्ट यहाँ से शुरू करती है कि हाँ जी इसने गलत किया है, और फिर प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूव कर रहा होता है कि हाँ जी भैया इसने गलत किया होता है. इनफैक्ट डिफेंस प्रूव कर रहा होता है कि भैया इन्होंने गलत नहीं किया है, और डिफेंस मेजॉरिटी के केसेस में जीत रहा है. इनके पास एविडेंसेस हैं, यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट ही सच्ची नहीं है, इसीलिए डिफेंस जीतता है. तो मतलब स्टार्टिंग प्रिजम्पशन से हो रही है, वहां से अक्विटल हो रहा है, ना कि स्टार्टिंग इनोसेंस से हो रही है और उसके बाद वो गिल्टी प्रूव कर रहे हो. तो आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ और नॉट, बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि लड़की का सिर्फ बयान ये काफी इज इनफ. अगर वो बयान फ्लॉलेस हो या कंसिस्टेंट भी हो ना, और जो सच बोलता है वो सच यूजुअली कंसिस्टेंट होता है, तो कन्विक्शन हो जाती है. बट क्योंकि वो लड़की अपने बयानों में ही इतना झूठ बोलती है, वो झूठ उजागर हो जाते हैं. वो स्टेटमेंट्स जो हैं, जो उसके स्टेटमेंट के फ्लॉज होते हैं, वो कोर्ट में जो हैं उजागर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है बंदे का अक्विटल हो जाता है. बट लोअर कोर्ट्स में कन्विक्ट करने पे इंसेंटिव है. अगर इन ऑफेंसेस में, ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, सीरियस ऑफेंसेस हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है, उसमें अगर लोअर कोर्ट कन्विक्ट करती है तो जज को इंसेंटिव मिलता है. अच्छा. या वाह, लाइक अमेजिंग. अच्छा दीपिका, एक इस केस के बारे में बात करके फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस करें जिसमें आपने बहुत धुरंधर वाली लड़ाई करी है. ओके. पहले तो आप मुझे बताइए, अतुल सुभाष कामले का जो केस था, अतुल सुभाष, है ना, उसका वो सुसाइड कमिट कर लेता है और उसकी वाइफ उससे बहुत पैसे मांगती है, इन लॉज भी काफ़ी उसको तंग करते हैं, वो सुसाइड कमिट कर लेता है. आपको पता है, इसको देख के भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ बॉयज, वो थोड़े रिलक्टेंट है शादी करने के लिए. एक फियर आ गया फैमिलीज के अंदर.
और हमारे यहाँ ये तो होता नहीं कि हम लोग कोई बॉन्ड साइन करवा लें शादी से पहले कि इतने दे देंगे, ये हो गया, ये सब हमारे यहाँ चलता नहीं है। तो ये करके, पर आपको भी दिखता है कि देयर इज सम फियर इन द बॉयज की शादी करने से डरते हैं? See, there is definitely fear, Payal. There is no doubt there is fear. अब वो कितना लेजिट है, कितना लेजिट नहीं है, उसके ऊपर उसको हम डिबेट कर सकते हैं, बट डर तो है, फॉर श्योर डर है। और मुझे लगता है कि वो डर उसी तरह का डर है कि किसी लड़की को यूं लगता होगा कि वो कैसे घर में जाएगी, लोग अच्छे मिलेंगे कि नहीं दोनों मिलेंगे, तरफ से है ना? डर, हाँ। तो जिस तरह से लड़कियां डरती हैं कि शायद उनको ऐसे इन लॉज मिल जाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हों और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हों, एक डर कहीं ना कहीं रहता है। वैसे ही लड़कों के दिमाग में अब ऐसा डर हो गया है कि पता नहीं कैसी लड़की मिलेगी, अगर गलत मिल गई तो कानूनन तो हमारा बिल्कुल मतलब सुसाइड पक्का है। तो वो वाली चीज लोगों में भी डर बैठ रहा है, और वो डर इस वजह से है पायल क्योंकि हमारे लॉज बहुत ज्यादा वन साइडेड है। अगर जैसे किसी लड़की, मैं आपको एक कंपैरिजन देती हूँ, जैसे मान लो किसी लड़की को लगता नहीं है, मान लो किसी एक्चुअल, जैसे अब राम रहीम है, वो उसको बार बार पैरोल मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट जा रहा है सोसाइटी में कि अगर कोई आदमी इतना बड़ा क्राइम भी कर दे, उसको जो है पैरोल मिल रही है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, जस्टिस नहीं मिलता है ना कंट्री में, ऐसा लड़कियां सोच सकती हैं, लेजिटिमेट सोच है। वैसे ही लड़के भी ऐसे बहुत सारे केसेस दिख रहे हैं जहां पे बिल्कुल लड़की ने झूठ बोला, किसी की उसने जिंदगी बर्बाद की और उस लड़की को कुछ नहीं हुआ। समझ रहे? तो लड़के फिर ये सोच रहे हैं कि भैया हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाए, हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, शुड वी गेट मैरिड और नॉट गेट मैरिड। फिर ये इतनी मोटी मोटी एलिमनीज आज के टाइम पे डिमांड करी जा रही हैं। अभी मुझे गाजियाबाद से हम लोगों ने एक केस जो है रिपोर्ट किया, उसमें पढ़ा लिखा अच्छा खासा एक लौता बेटा फैमिली का, वाइफ ज़बरदस्ती कर रही थी कि अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे साथ रहो, उसके मम्मी पापा दोनों की तबीयत खराब रहती है, उसने मना कर दिया तो वो घर छोड़ के चली गई। अब वो भी 3 करोड़ रुपए मांग रही है, इस लड़के ने जहर खा लिया। हाँ, मर गया वो तो। नहीं, मरा नहीं। अच्छा ये मरा तो अतुल था, हाँ। अतुल सुभाष डाइड, दिस गाय सर्वाइव, बट अभी सुभाष सौरभ मिश्रा करके एक लड़का है बॉम्बे का, पढ़ा लिखा, अपने घर का इकलौता बेटा, उसने सुसाइड कर लिया। बहुत मुश्किल है जो लीगल ट्रॉमा आप झेलते हो, खासकर जब आपने कुछ नहीं किया हो, यू हैव नॉट डन एनीथिंग दैट यू हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ, तो एक ट्रॉमा बड़ा डिफरेंट होता है, उससे बैटल करना इट्स नॉट इजी, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ सेंटिमेंट नाउ इन द सोसाइटी कि इज इट इवन वर्थ इट, या आर वी सेफ इफ वी गेट मैरिड। अब वही मैं बोल रही हूँ, लेजिट है इललेजिट है, दोनों तरफ से है ये क्योंकि तो। मतलब जैसे बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि भैया अगर ऐसे डरना होता तो हम तो महिलाओं को तो बहुत पहले शादी करना बंद कर देना चाहिए हाँ, था। ये बात तो मैं भी सुनती हूँ। पर दीपिका, आपको नहीं लगता इतना मॉडर्न टाइम्स आ गए हैं आजकल, पेरेंट्स अपनी बेटियों को भी पढ़ाने की बहुत उसमें फेवर में हैं, जॉब्स करने दे रहे हैं, और बहुत माहौल बदल गया है, द होल एनवायरनमेंट हैज चेंज। अभी भी ऐसे कि पेरेंट्स मानते नहीं लव मैरिज के लिए, तो लड़कियां फिर जबरदस्ती शादी कर लेती हैं, फिर उसके बाद अपने लवर से मिलती रहती हैं। अभी भी वो चल रहा है क्या, ये हो रहा है? सी पायल, एक सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है कि हमारे को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वो ये है कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह के हम लोग जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर नहीं सकते। कर सकते हैं। आज भी ऐसी बच्चियां हैं जिनको जॉब तो बहुत दूर की बात है, स्कूल में पढ़ने भी नहीं हाँ, जाने दिया पर अब बहुत जाता। मिनिस्क्यूल है, मतलब ये बहुत कम है अब, ये ज्यादातर तो मैंने अभी अपने स्टाफ को भी देखती हूँ या बाहर भी किसी स्टाफ से बात क्योंकि करती हूँ। हम लोग रह रहे दिल्ली में है ना, हम नहीं लोग नहीं, एक पर उस जैसे वो लोग एनवायरनमेंट में अगर रह रहे गांव हैं। में से भी अब आ जाते हैं, हस्बैंड्स आ जाते हैं सबके, हाँ, पर वो अपनी फैमिली में बोलते हैं कि अपनी बेटी को भी मैं पढ़ा रहा पढ़ा रही हूँ। हूँ, तो हाँ, आजकल पढ़ा ये रही है तो कि नहीं, बिल्कुल अवेयरनेस सोसाइटी में आई पर्सनली फील इज मोर देन एवर बिफोर। लेकिन अभी भी ये ऐसे लव मैरिज वाला अभी नहीं भी, है। हाँ, अभी जैसे थोड़े दिनों पहले मैं देख रही थी किसी भी तो गांव में एक फरमान जारी किया है कि कोई भी जो लव मैरिज करेगा उसको बहिष्कार कर देंगे पूरे समाज ओ से। गॉड, ओके। तो ऐसे भी पॉकेट्स हैं
ऐसे भी बहुत ही ज्यादा रूडिमेंट्री पर बहुत कम पेट्रियार्कल वाले होंगे ना। पर फिर वहां की लड़कियां आई डोंट थिंक सो शादी कहीं और करके फिर अपने हस्बैंड का मर्डर करती होंगी, तो अर्बन क्लास में ज्यादा लगता है नहीं मुझे। नहीं, हाँ, मर्डर तो हम लोग जो डेटा गैदर करते हैं पायल, उसमें सिटीज में कम है ये मर्डर्स, गांव में ज्यादा। गांव में ज्यादा है। ओह गॉड। गांव में एक्चुअली ज्यादा है। अगर आप डेटा करो, एनालाइज करो, तो टियर 3 टाउन्स विलेजेस में अलग ही स्टोरी चल रही है ओह भाई। गॉड। अभी आई रिमेम्बर एक केस आया था, मतलब सुन के तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। उसमें आदमी रो रहा था, उस बंदे ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था। ही एंड दिस इज स्टोरी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन। उसने अपनी वाइफ को अपने ही घर में 3 बंदों के साथ देखा, बेड पे भाई, 3 बंदों के साथ। और उसके बाद उसने ये बोला कि ये आई थिंक किसी ने पोस्ट भी करा है ना हाँ सर। हाँ, काफी वायरल हुई थी ये स्टोरी। वो बंदा खुद जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया हाँ। है। जब उसने देख लिया और फिर उसकी वाइफ ने उसके सामने ही बोला कि इसको ठिकाने लगा दो, तो इसने बोला कि भैया मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे को जो करना हो तुम कर लो। हाँ। और उसके बाद पुलिस आ गई, इन सब लोगों को पुलिस स्टेशन ले गई। इसकी वाइफ रात को इसको बोलती है कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं तेरे को देख के रहूंगी। उसके बाद सवेरे जो है, इन अ फिट ऑफ रेज, ये ही डज दिस। तो छोटी जगहों पे जिस तरह की चीजें हो रही है ना, वो तो हम इमेजिन एक्चुअली नहीं कर सकते हैं, पता है। तो अर्बन ऐसी कितनी सारी बदनाम वीडियोस, है। अरे छोटी छोटी जगहों पे आप देखोगे, ट्विटर पे आप तो एक्टिव हो तो आपको पता होगा, कितनी वीडियोस आती हैं। ट्रंक में छुपा रखा है आशिक, हाँ। बेड में छुपा रखा है आशिक, हाँ। सास ससुर बगल में सो रहे हैं गांव में, और कमरे में बुलाया हुआ है आशिक। मतलब गांव में तो नेक्स्ट लेवल चीजें हैं। बड़े शहरों में यूं है कि होटल्स वोटल्स इतने हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। बाकी एनवायरनमेंट तो हर ही जगह का बिगड़ा हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए आई रियली एडमायर यू, अब मेरे पीछे भी पड़ जाएंगी फेमिनिस्ट कि ये करे उन्नाव रेप केस, उसके बारे में जरा हमारे ऑडियंस को बताइए। पायल, अगर मुझे लगता है कि जिस दिन इस केस का डिसीजन आएगा फाइनल, उस दिन बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेंगी। लेकिन मैं बस ये बोल सकती हूँ, शायद ये केस जो है सब लोगों को इवेंचुअली जब फाइनल डिसीजन आएगा तब रियलाइज करवा देगा कि चाहे कितने भी पावरफुल आप ना हो, चाहे कितने भी पावरफुल हो आप, इस तरह के एलिगेशंस आपको किस तरह से आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो क्लासिक एग्जाम्पल है कुलदीप सिंह सेंगर का केस। उन्नाव के रेप केस में मैंने इतनी ज्यादा मुखर होके इस रेप के केस में फैक्ट्स को, एविडेंसेस को सामने लाया है, काउंटर पेश किया है। कोर्ट में दिया आपने? नहीं, मैंने तो नहीं कोर्ट। वी आर नोबडी टू गो इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इट इज बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द अक्यूज्ड। वी आर नोबडी। But then how did you help the? I have not helped them. अच्छा, you've just spoken about I've it. just spoken about it. I Okay. cannot help them. Okay. तो I have just spoken about it, especially after Delhi High Court ने जब उनका सेंटेंस सस्पेंड कर दिया और ये पूरा का पूरा योग्यता बयाना एंड ये कंप्लेनेंट जो है, इन्होंने पूरा का पूरा जो माहौल खड़ा किया, जिसके बाद केस जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया। मैंने उसके बाद पर अभी भी वो बेल पे बाहर है सेंगर? नहीं नहीं, सेंगर इज इन जेल। सेंगर वाज नॉट इवन कमिंग आउट ऑफ जेल। सेंटेंस ही कम हुआ है। नहीं नहीं, सेंटेंस कम नहीं हुआ है, सेंटेंस सस्पेंड हो गया था। इन द सेंस, तो क्या होता है, लोअर कोर्ट ने मान लो आपको दोषी करार कर दिया कि भैया आप इस पर्टिकुलर धारा में हम आपको कन्विक्ट कर रहे हैं, आपको ताउम्र जेल में बितानी पड़ेगी। तो सेंगर जो है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल करी कि ये जो मेरे को सेंटेंस दिया गया है बिल्कुल गलत है, मैं निर्दोष हूं, और ये ग्राउंड्स है जिसकी वजह से ये केस जो है पूरा फर्जी है। दिल्ली हाई कोर्ट उन सारे के सारे एविडेंसेस को देखता है, उन सारे के सारे केस फैक्ट्स को देखता है, और क्योंकि अपील अभी फाइनली डिसाइड नहीं हो रही, यानी कि उसके ऊपर डिसीजन नहीं आ रहा है, इंटरिम में जो है इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया। तो इन्होंने क्या किया है, ये बोला कि ये जो इनको सेंटेंस हुआ है लाइफ का पूरा, इसको अभी हम सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब ये मतलब इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो मिली हुई है वो अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है, अब ये फाइनल अपील पे हम लोग जब डिसाइड करेंगे, तब डिसाइड करेंगे कि हाँ जी ये दोषी हैं कि ये निर्दोष हैं। ठीक है, या अगर इन ये निर्दोष या इनकी सजा कम करने की जरूरत है, जो भी XYZ। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये किया था, कहा था कि अभी
हम इनका सेंटेंस सस्पेंड कर रहे हैं, यानी कि जो इनको ताउम्र मिली हुई है उसको साइड में रख रहे हैं और इनको हम बेल दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपील डिसाइड होने में पता नहीं और कितने साल लगेंगे। 8 साल ये ऑलरेडी जेल में बिता चुके हैं, तो हम इनको बेल दे रहे हैं, लेकिन तब भी वो जेल से बाहर नहीं आते, क्योंकि इस लड़की के फादर की कस्टोडियल डेथ वाले केस में जो है उसमें भी वो 10 साल की सजा काट रहे हैं, उसमें उनको बेल नहीं मिली है, तो उन्होंने जेल में ही रहना था। लेकिन ये पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट पर करा आप गया ये बताओ कि ये तो कि बाहर आ रहा है, ये तो बाहर आ रहा है, ये तो बाहर आ आप रहा है। हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि किस तरह वो लड़की खेत में गई और क्या हुआ। तो मैं आपको ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, मैं संक्षिप्त में आपको बताती हूँ। ये कहानी शुरू होती है 20 जून 2017 को, जब इस लड़की को ये गांव से जो है, माखी गांव से जो है 11 जून को निकल जाती है। यहाँ पे भी एक पेज है जिसके बारे में बात में बताऊंगी। ये लड़की अपने गांव से मिसिंग हो जाती है। इस लड़की को 8 दिन बाद 20 जून को गांव वापस लाया जाता है। इसका खुद का चाचा जाके इसको लेकर आता है पुलिस के साथ गाड़ी में, ठीक है। ये वापस आती है, वहां पे इसकी चाचा, इसकी माँ जो है, पहली जो कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं उसमें 2 लड़कों का नाम आता है, नरेश तिवारी और शुभम सिंह, ठीक है। ये कहते हैं कि नरेश तिवारी और शुभम हमारी लड़की को बहला फुसला के ले गए थे और उसको वापस लाया जाए, ठीक है। ये लड़की वापस आती है। ये लड़की खुद बोलती है कि शुभम का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जब ये लड़की मिसिंग होती है, उसी टाइम पे नरेश तिवारी, जिसके साथ ये एक्चुअल में गांव से चली गई थी, उसके साथ इसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी होती है। मतलब पुलिस के स्टेशन में बैठ के नरेश से इसकी बात करवाई जाती है, जिसमें नरेश ये बोलता है कि तुम्हारे चाचा को पता लग गया है कि तुम मेरे साथ गई थी, वो मेरे को मार देंगे, मैं तो सल्फास खा के मर जाऊंगा। जिसमें लड़की बोलती है तो मैं भी सल्फास खा के मर जाऊंगी, मैं तो अपने चाचा को बोल दूंगी कि हम तुमसे बात करते थे, सब लड़कियां गांव में लड़कों से बात करती है, हम भी तुमसे बात करते थे, XYZ। वो ऑडियो पूरी वायरल है, कोई भी सुन सकता है उसको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गांव में ही कुलदीप सिंह सेंगर उस गांव का MLA है। वो गांव के सारे इस तरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, आप लोकल MLA वगैरह, विधायक वगैरह के पास जाती है बात। वो इन फैमिलीज को वैसे भी जानते थे। आप मानेंगे नहीं पायल, ये जो मीडिया का नैरेटिव बनाया हुआ है कि लड़की बहुत ही दयनीय स्थिति में है और ये है वो है, इसके मामा का दिल्ली में 50 करोड़ का टर्नओवर वाला बिजनेस था, ठीक है। उसने खुद ये पेपर्स लगाए हुए हैं। वो वहां पे पुलिस वालों को अच्छे खासे पैसे खिला रहा था। उसकी खुद की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं कि उसने कितने पैसे खिला दिए हैं। क्या होता है, और वो और कुलदीप सिंह सेंगर 3-4 जनरेशंस ऊपर चले जाओ तो सेम फैमिली से हैं, ओके, सेम फैमिली से हैं ये लोग, ठीक है। बट इन लोगों की आपस में पॉलिटिकल चीजों की वजह से 2000 में इस लड़की के चाचा ने कुलदीप सिंह सेंगर के भाई के ऊपर गोली चला दी थी, और इस टाइम पे वो उसी केस में और एक और केस में अंदर जेल में बंद है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो 20 जून को जब ये वापस आती है, उसके बाद वहां पे एक पंचायत होती है गांव में। शुभम जो लड़का है वो उस टाइम पे बीटेक कर रहा था, फर्स्ट ईयर। नरेश तिवारी जो है, उससे शुभम ने गाड़ी खरीदी थी, वो ड्राइवरी का काम करता था, उसका किसी के साथ कॉन्टैक्ट था। शुभम ने नरेश के थ्रू, शुभम का एक और फ्रेंड था, वो नरेश उसका मामा लगता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट शुभम ने उससे गाड़ी खरीदी थी। वो लोग थोड़ा बहुत पैली हो गए, एक शादी में ये लोग साथ में गए थे। शुभम का फोन जियो वाला था, तो नरेश ने शुभम के फोन से उस लड़की से बहुत बार बातें करी, ठीक है। तो जब इन लोगों को पता चला कि शुभम के फोन से भी उस लड़की से बातचीत हुई है, तो इन दोनों को बिठा लिया गया। अब नरेश तिवारी उस टाइम पे 35 साल का था। इन्होंने सोचा कि इससे क्या शादी कराएंगे, तो वैसे ही ड्राइवर है, कहीं का नहीं है। इन्होंने प्रपोज किया कि शुभम के साथ उस लड़की की शादी करा दो। शुभम माना नहीं। शुभम इज सन ऑफ अ फॉर्मर इंडियन आर्मी में काम करते थे उसके फादर। उन्होंने बहुत लंबी सर्विस करी है इंडियन आर्मी में। उनकी माताजी जो हैं हाउसवाइफ हैं। वो लोग माखी में रहते भी नहीं थे, सिर्फ फसल कटने के टाइम पे आते थे। ये अप्रैल मई जून वगैरह जो टाइम है उस टाइम पे गांव में आते थे, अदरवाइज कानपुर में रहते थे। तो इनकी माँ ने, शशि सिंह जिसका नाम है, शुभम की माँ का नाम है शशि सिंह। शशि सिंह ने, उनके हस्बैंड हरिपाल सिंह जी, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम क्यों अपने बेटे की शादी करें किसी ऐसी लड़की के साथ जो भग गई थी गाँव से। इन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ,
गैंग रेप का केस लिखवाया गया। चाचा ने करा ना ये? चाचा ने करवाया लड़की के थ्रू गैंग रेप का केस, जिसमें 3 अक्यूज्ड बनाए गए। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में अभी कुलदीप सिंह सेंगर कहीं नहीं है, एक्सेप्ट फैमिलीज के बीच में बैठना और उनको बोलना कि आपस में तुम लोग सपटा लो। उसने बोला कि शादी कर दे, इसने बोला मैं शादी नहीं करूंगी। ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू। उसके बाद ये गैंग रेप का केस लगता है, जिसमें नरेश तिवारी, शुभम सिंह और एक और आदमी ब्रजेश यादव, जिसके घर पे नरेश तिवारी इस लड़की को लेकर गया था और वहां पे उनकी भी 2 बेटियां वगैरह हैं, तो उनके घर पे रही होगी, तो उसका भी नाम इसमें ऐड करवा दिया गया कि उसने भी रेप किया है। ये गैंग रेप केस दर्ज हो जाता है, शुभम का अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद नरेश का अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद ब्रजेश का अरेस्ट हो जाता है। ये सारी बातें चल रही है जून 2017 की। अब क्या होता है, 21 जून को जो एफआईआर थी उसमें शशि सिंह का और निधि सिंह का कहीं पे कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं था। शशि सिंह का था, लेकिन निधि का, उनकी बेटी का नहीं था। एडिशनल स्टेटमेंट ये देते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि शशि सिंह ने इसको नौकरी के बहाने कानपुर ले जाने की बात की, तो ये शुभम और नरेश उनकी गाड़ी में बैठे और इसका गैंग रेप किया, वो सब पूरी स्टोरी। फिर एक लाइन ये लिख देते हैं कि निधि जो उसकी बहन है वो भी इस सब चीजों में शामिल थी। They wanted to, And why were they doing all this? Because they wanted them to come under pressure to get their son married to this girl. Okay, समझ गई। हाँ। बस ठीक है। सेंगर वो और ये लोग मान नहीं रहे थे, इनको लगा सारे के सारे जेल में ठुकवा देंगे तब अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, कुलदीप सिंह सेंगर ने इसको बोला, इस लड़की के चाचा को, उसकी भी ऑडियो अवेलेबल है। अच्छा, ये ऑडियो कहाँ से आई? ये लोग बोलते हैं एआई जेनरेटेड। ये ऑडियो इसके चाचा के ही फोन से आई है। He was recording every call, and when his phone was confiscated eventually, all of these recordings came out. Otherwise तो ये लोग जो फंसते ये मतलब सारी रिकॉर्डिंग्स है पुलिस के हाँ, पास? all recorded, submitted in the court with the transcripts. ये तो नहीं कि कोई निकाल के उसको खत्म कर देगा? नहीं, all of that is safe. It's safe. It's presented as proofs also. तो अब कुलदीप सिंह सेंगर इनको, इसके चाचा को बोलता है कि ऐसा है, शशि सिंह और उसकी बेटी का नाम निकाल दो, तुम उनके पीछे तुम मत करो, ये गलत कर रहे हो, तुम औरतों का नाम गैंग रेप केस में मत इम्प्लीकेट करो। और हियर कुलदीप सिंह सेंगर एक्सरसाइजेज हिज डिस्क्रेशन एज एन एमएलए। वो पुलिस को भी बोलता है कि जो भी निर्दोष है इसमें, या महिलाएं जो हैं उनको आप मत वो करो। तो चार्जशीट फाइल होती है इस केस की 1 अगस्त 2017 में। ठीक है, आफ्टर जून, जुलाई, अगस्त, 1.5 months etc. उसमें निधि और शशि का नाम कहीं नहीं होता है। ये लोग इतने ज्यादा इन्फ्यूरिएट हो जाते हैं, और सेंगर से इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी भी होती है। देन दे 17 जून को पहली बार ये लड़की जो है कंप्लेंट फाइल करती है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ये कहते हुए कि ये सारा वाकया तो वो बता रही होती है कि 11 जून को उसको लेकर गए, किडनैप किया, गैंग रेप वगैरह हुआ। ये कह रही है उससे पहले 4 जून 2017 को यही शशि सिंह मेरे को कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे लेकर गई जॉब दिलाने के बहाने। ओह गॉड। ओके। और वहां पे कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरा रेप किया। एंड द कोर्ट, ऑल ऑफ दिस इज इन द पर कोर्ट मान गया ये बात? कॉप्स मान गए? कॉप्स को तो मानने या ना मानने वाली कोई बात ही नहीं होती, वो तो जो लड़की बोल रही है वही है। एफआईआर लिखनी है उनको तो। और ये तो खैर एफआईआर भी बहुत बाद में हुई। तो अगस्त में इसने पहली बार चीफ मिनिस्टर को कंप्लेंट लिखी कि कुलदीप सिंह सेंगर ने 4 जून 2017 को मेरा रेप किया दोपहर के 2 बजे। फर्स्ट कंप्लेंट, द टाइमिंग इज 2 PM। और शशि सिंह इसको वहां पे लेकर गई। 2 बजे के पास ही कुलदीप सिंह सेंगर अपनी वाइफ के साथ एक गंगा दर्शन करके एक इवेंट था वहीं पे उन्नाव में, वहां पे हैं, उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ है। तो इन लोगों को समझ में आ गया कि भैया ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिबाई हो जाएगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। उसी टाइम पे जब इसने पहली बार कंप्लेंट दी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, तो मीडिया वगैरह में भी फिर इन्होंने बाइट वगैरह दी, क्योंकि पुलिस उसके बाद भी एक्शन नहीं ले रही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उसका प्रेजेंस वहां पे था ही नहीं, तो पुलिस ने कुछ किया नहीं। तो इन्होंने मीडिया बाजी करनी शुरू करी। मीडिया में ये लड़की, वो भी वीडियो मैंने तो पूरी की पूरी टाइमलाइन ट्विटर पे डाली हुई है, कोई भी जाके देख सकता है। मीडिया में लड़की बोलती है 6 बजे शाम के कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरा रेप किया। चेंजेस हर स्टेटमेंट।
उसके बाद भी उसकी लोकेशन वहां पे होती नहीं है 6 बजे भी। फाइनली ये फरवरी 2018 में कोर्ट के थ्रू एफआईआर करवाते हैं, उसमें टाइमिंग लिखते हैं 8 से 8:30। So there are 3 different timings given by this girl. पर कोर्ट ये सब ऑब्जर्वेशन में लेगी ना? लोअर कोर्ट ने ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन में नहीं लिया, क्योंकि वही जो जैसा अर्नब गोस्वामी मेरे को रिपब्लिक में बोल रहा था, डू यू एक्सपेक्ट अ रेप विक्टिम टू रिमेंबर द टाइम दैट शी वाज रेप्ड? Yes, a rape victim cannot remember exact time when she was raped, but no human being in their senses can, not be unable to differentiate between 2 p.m., 6 p.m. and 8 p.m. दिन और रात को। दिन और रात, these are different hours. तुम ये बोल रहे हो कि कोई महिला तुम्हारे को अपने घर से लेके किसी और के घर पे लेकर गई है, जबकि तुम्हारे को कोई नशे में नहीं हो, तुम अपनी सेंसेस में हो, और तुम ये भूल जाओ कि तुम 2 बजे गई थी कि तुम 8 बजे गई थी। ऐसा हो नहीं सकता। पर दीपिका एक बात बताओ, इसमें एकदम सारे, और सबसे बड़ी चीज पायल, मतलब सिंपल सी आप चीज मैं बताती हूँ, तो सबसे शॉकिंग चीज है, पहली बात तो ये मैं आपको ऑडियंस को बता दूं, सीबीआई की चार्जशीट में उन्होंने ये लिखा हुआ है, हालांकि ये लड़की की एलिगेशन है कि 11 जून को इसको किडनैप किया गया, इसको गाड़ी में ले जाते हुए इसका गैंगरेप किया गया। 11 जून को ये उस गांव से गई ही नहीं है, लड़की गई ही गांव से 12 जून को है। ये लड़की ये कहती है गैंगरेप वाले केस में, पहले स्टेटमेंट देती है कि शशि सिंह ने इसको बोला कि कानपुर में मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगी, गाड़ी मेरी आ जाएगी, रात के 10 बजे मैं शशि सिंह की गाड़ी में बैठ के कानपुर जा रही हूं अपने घर वालों को बिना बताए, और जिसके बेटे के ऊपर मैंने इल्जाम लगाया, जिसके बेटे के ऊपर बाद में इल्जाम लगाया, ठीक है। और गैंगरेप वाले केस में बाद में फिर ये सीबीआई को क्या स्टेटमेंट दे रही है कि नहीं, शशि सिंह ने नौकरी के बारे में नहीं बोला था, मैं तो अपने घर से बाहर पानी पीने के लिए गई थी, तब इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था। ये कितनी डिफरेंट स्टेटमेंट्स है ना, कितनी डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। इस टाइप का कंफ्यूजन या इस टाइप की चेंजेस आप टेस्टिमनी में अगर आप कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप क्रिएट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, आप ये कह रहे हो कि 11 जून को शशि सिंह ने आपको नौकरी के बहाने कानपुर ले जाने की बात करी और आप उसकी गाड़ी में जाके बैठ गए बिना अपने घर वालों को बताए, when the same woman has actually apparently taken you to Kuldeep Singh Sengar's house on 4th of June. कोई बच्ची भी होगी ना जिसको कोई थप्पड़ मार देगा, मान लो कोई बच्ची आपके साथ जाती है किसी पड़ोसी के घर पे और वहां पे कोई उसको थप्पड़ मार देता है, वो बच्ची आपको देखेगी भी नहीं दोबारा से। और आप ये बोल रहे हो कि एक लेडी ने आपको 4 जून को किसी के घर पे लेकर गई, वहां पे आपका रेप हो गया, नौकरी के बहाने लेकर गई थी। वही लेडी अब आपको बोल रही है कि कानपुर में 11 जून को आपको बोलती है कि मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगी और मैं जाके गाड़ी में बैठ गई। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पायल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कुड नॉट फाइंड आयोटा ऑफ एविडेंस, आयोटा ऑफ एविडेंस। इस पूरे केस में कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, मैसेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह वगैरह बहुत टेक्निकल एविडेंस है। ना ही पुलिस को ना ही सीबीआई को एक कॉल मिली शशि सिंह और कुलदीप सिंह सेंगर के बीच में, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। यस यस एब्सोल्युटली पॉलिटिकल वो है, मतलब पॉलिटिकल नहीं है। मैं बाकी सब चीजों पे जाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन लगा के अपने सामने जो फैक्ट्स हैं उनको असेस कर रही हूं और कुछ भी नहीं कर रही मैं इस केस में। अगर एक लड़की बोल रही है कि फला फला लेडी मुझे इसके पास लेकर गई, वहां पे जाके मेरा रेप हुआ एग्जैक्टली 8 से 8:30 बजे के बीच में हो रहा है, ये या तो लड़की से बात करेगी या सिंगर से बात करेगी, किसी से तो बात करेगी ना। ये लेडी शशि सिंह जो है, इसने किसी से बात नहीं करी है, ना ही इस लड़की से कभी जिंदगी में बात करी थी, ना ही सिंगर से इसने कभी कोई बात करी थी। नहीं, पर जब ये केस हुआ था तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस पहुंच गए थे ना, वही आया ऑफ कोर्स, बहुत सारे एकदम पहुंच गए थे। हाँ, बिकॉज सिंगर वाज अब जैसे बहुत सारी मीडिया, मेरे बहुत वोकल इस केस में बोलने के बाद बहुत सारी मीडिया माखी गई है, बहुत सारी मीडिया गई और सारे वहां पे गांव के लोगों को जाके इंटरव्यू किया है। हाँ, वो मैंने भी देखा है, गांव के लोग तक दे आर स्वेयरिंग बाय हिज कैरेक्टर। ही वाज कॉल्ड, आई थिंक इसका नाम कुछ और रख दिया था लोगों ने,
अजीत सेंगर या अजय सेंगर, समथिंग लाइक दैट, अजेता, मतलब बेसिकली कन्वेइंग दैट he never lost an election. He never lost an election, and he had made so many enemies because of that, and he did not lose any election because he was hands-on politician. There are so many. एंड मे बी अदर कॉन्सिक्वेंसीज में भी इफेक्ट आता होगा इसका, Yes, इसकी yes. He would have probably been in the parliament. आपको लगता है कि ये सॉल्व होगी गुत्थी पूरी? और पायल, मैं तो एक ही चीज बोलूंगी कि अगर इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट भी इस आदमी को अगर कन्विक्ट कर देती है, तो मुझे लगता है कि किसी इंसान के पास कोई होप नहीं है फिर। अगर इतने लेक्यूना वाले केस में भी सिर्फ और सिर्फ लड़की की स्टेटमेंट के बेसिस पे आप किसी इंसान को कन्विक्ट कर देते हो, तो फिर तो मुझे लगता है कि ट्रायल रेप केसेस में बंद कर देने चाहिए। क्योंकि और अगर इतना आप ये टाइम कह क्यों रहे ले हो रहा है कि कि लड़की ही जो बोल रही है वही वही सही है, that is above दैट इज गॉस्पेल। everything हाँ else. If you are saying then that is gospel truth, then you should rather shut down the courts. Don't waste time. Then उठा के जेल में डालो। पर ये इतना डिले करो। क्यों करते हैं कोर्ट वाले? कोर्ट में केसेस अब ऐसे अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग इस केस का एस्पेक्ट बताती हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर के लिए तो ये जाके इंडिया गेट के ऊपर बैठ गई। वो जो गैंगरेप केस है ना, हाँ उसका आज तक डिसीजन नहीं आया। उसके लिए नहीं कुछ बोलती क्योंकि वहां पे कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। पैसा कितना मिला? शुभम सिंह, नरेश तिवारी, ब्रजेश यादव, पिछले 2017 में उन लोग का अरेस्ट हुआ था। 2017 के एंड में शायद, पिछले मतलब 7 साल से सब बाहर हैं, सब बाहर। इसको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लड़की ने खुद अपनी चाचा और अपनी माँ के ऊपर एफआईआर करवा रखी है कि जब ये प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे इन लोगों ने इसको 1 रुपया नहीं दिया, इसको घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि इसके चाचा ने इसको बोला कि तुम्हारा केस मैनेज करने पे हमारे 7 करोड़ रुपए खर्च हो गए। नहीं तो ये प्रेग्नेंट कैसे हुई? इसने दोबारा शादी कर ली ना, मतलब दोबारा नहीं, सॉरी, इसने शादी कर ली। इसके 2 बच्चे हैं, अभी घर मिला हुआ है इनको दिल्ली में सरकार की तरफ से। या वाई? कम से कम भी 50-75 लाख रुपए तो इनको गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन मिल चुका है। हस्बैंड आल्सो हैविंग अ गुड टाइम, उसको भी सबको पैसे मिल गए, सिक्योरिटी मिल रखी है फुल टाइम। इसकी बहन की ऑडियो है पब्लिक में, जहां पे वो चिल्ला रही है एडवोकेट्स के सामने अपने कि मुझे अपनी स्टेटमेंट देनी है। कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप नहीं किया। My only purpose to speak up in this case, a lot of people asked me, there are a lot of friends of mine in the political sphere also. बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि दीपिका मत पढ़ो इसमें, मत बोलो, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है, उसके पास दुनिया भर का पैसा है, तुम्हारे को बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, वो इंसान जैसा भी है, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर हिम, आई एम डूइंग दिस बिकॉज इफ दिस कैन हैपन टू हिम then other people have जिनके पास कुछ नहीं है, zero hope. अगर आप इस तरह का डिसीजन या इस तरह का मतलब पब्लिक आउटरीच की वजह से अपने डिसीजंस इन्फ्लुएंस करने लग जाओगे, तो फिर तो देन दिस यू आर सेटिंग अ प्रेसिडेंट। देन कोई भी लड़की खड़ी होगी वहां पे धरना दे देगी, बंदे को आप जेल में डाल दो, हमेशा जेल में ही रखो। क्योंकि दीपिका याद है वो सरबजीत का भी केस ऐसे ही हुआ था, अर्नब गोस्वामी कितना चिल्लाया था और वो बाद में फॉल्स निकला। सरजीत सिंह का हुआ था, सरजीत ना, हाँ। अगर आपको याद हो तो ये भी बहुत ज्यादा मीडिया वायरल केस था, रोहतक सिस्टर्स वाला केस था, जिसमें बस में वो लड़कों को उससे पीट रही थी, बेल्टों से पीट रही थी, खुद ही वीडियो बनाई थी, खुद ही वीडियो वायरल करवाई थी। ठीक है, तो अगर आप ये केरला वाली चीज को अगर रोहतक सिस्टर्स वाले केस से कनेक्ट करो, तो उन्होंने वायरल इसलिए करवाई थी क्योंकि ये करती ही वैसे थी। मैंने उस केस में भी पूरा एक्सपोजे किया था, मैं गांव में गई थी, सारी विटनेसेस को, वो भी उस केस में भी दे वर फाउंड लाइंग, दे वर लायर्स, दे वर ब्लैकमेलर्स, प्रॉपर ब्लैकमेलर्स। वो ऐसी ही करती थी, लड़कों को पीटती थी पब्लिक स्पेस में, खुद ही लड़ाई करके उनसे, फिर उसके बाद उनकी वीडियो बना लेती थी, फिर उनके बाद उनके घर पहुंच जाती थी कि हम मॉलेस्टेशन का केस लगा देंगे। नहीं तो एक से स्कूटी ले ली थी, एक से 2 लाख रुपए ले लिए थे,
उनकी माँ जो है वो गांव में लोगों को धमकी देती थी कि मैं रेप केस लगा दूंगी, उसके पति ने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया हुआ था। तो पूरी उनकी तो पूरी हिस्ट्री थी वो। आई ब्रॉट ऑल ऑफ दैट पर आउट। कोर्ट ने उनको सजा नहीं दी ना, उनको थोड़ी ना सजा दी, लड़कों को डिस्चार्ज कर दिया था। डिस्चार्ज मतलब ट्रायल में भी नहीं गया था नहीं वो नहीं केस। पर लड़कियों को सजा नहीं मिली इस बात की, झूठ बोलना है। कोर्ट से की लड़कियां भी बहुत सफर कर चुकी हैं इस पूरे ट्रायल में। ओह गॉड। चलिए, तो आपने सुना क्या होता है, और ये मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, और जो इनकी बातें सुनने के बाद आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि यस, वी डू नीड सम लॉज फॉर men and boys too. See, my submission is very simple, पायल। क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है? आदमी कर रहा हो, अब मतलब हम लोग ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पे यू वोंट बिलीव कि लड़कियां, अभी मैंने परसों एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को स्टैब कर दिया और मार दिया, उसका कत्ल कर दिया, क्योंकि उसने उसको ब्लॉक कर दिया था। So a girlfriend stabbed her boyfriend to death because the boyfriend had blocked her number. And there was a female on Twitter who shared the story saying, "Let's go." And I don't understand this mindset. Now these so-called feminists are justifying the murders of men. I don't know where is this thinking coming from. Where is the society going now? Every woman, I would say, who goes through wrong deserves justice. But only because women are being wronged, you find some kind of, sadistic pleasure by seeing men suffer. You're not normal mentally. I would only say that. Yeah. Punish men for the crimes that they're doing. Matlab, I have no interest in saving any man who does wrong to a woman. Please put them behind bars, make them suffer for their entire life. I have no empathy for such men. In fact, every pervert should be in jail and not out there in the society. But if women are doing the same thing, then please don't give excuses and justify that. They Gender should be punished equality as well. Yeah. Thanks so much. Thank you, Payal. Deepika. Thank you so much. Great talking to you. Thank you so much. you. Take care. Namaskar.